हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट चैप्टर लर्निंग एंड एक्विजिशन। सो गाइस, समझ लेते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशंस होता क्या है। अ लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमंस बेस्ड ऑन स्पीच एंड जेस्चर्स आर sign or often writing. So guys, also we can see that language is a medium through which one can express one's ideas, thoughts and feelings. तो हमने कल की वीडियो में भी समझा था, जो लैंग्वेज होती है उसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम अपने आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑल्सो लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में होती है जो ह्यूमंस के द्वारा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है एंड पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में भी अगर बात की जाए तो इंडिया में टोटल कितनी है, हमारी 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं एक्विजिशन, प्रोसेस बाय विच द लैंग्वेज कैपेबिलिटी डेवलप इन अ ह्यूमन। वह प्रोसेस जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर कैपेबिलिटी डेवलप होती है लैंग्वेज सीखने की, तो वह कहलाता है एक्विजिशन, जिसमें हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात लैंग्वेज कैपेबिलिटी डेवलप इन अ ह्यूमन, वह प्रोसेस जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर कैपेबिलिटी डेवलप होती है लैंग्वेज सीखने की, तो वह कहलाता है एक्विजिशन, जिसमें हम एक्वायर करते हैं लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात की जाए टोटल लैंग्वेज एक्विजिशन की, उससे पहले देख लेते हैं जो लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब विशेषताएं क्या होती हैं लैंग्वेज की। इट एक्ट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह क्या करता है, कम्युनिकेशन, विचारों के आदान प्रदान के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, यह जटिल होती है। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल। और कम्युनिकेशन की बात की जाती है जहां हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब अगर समझा जाए तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होती है कि जो लैंग्वेज होती है उसमें हम ग्रामेटिकल रूल्स भी देखते हैं। ठीक है, बोलने में कई जगह हमें होता है कि वर्ड साइलेंट होता है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में शब्द तो यहाँ से शुरू होता है, मगर जो पी होता है इसमें साइलेंट होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स होती है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड साइलेंट है बोलने से पहले। नेक्स्ट है, इट इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि यह स्वेच्छाचारी होता है। अगर बात की जाए स्वेच्छाचारी मतलब जिसमें अपनी इच्छा से किसी को नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर बात की जाए कैट, तो कैट की बात की जाए यदि, तो कैट में हम जानते हैं कैट का शब्द और बिल्ली को आप अगर देखें तो कहीं से भी लगता है कि बिल्ली को नाम कैट ही क्यों दिया गया, रैट क्यों नहीं दिया गया, तो सिर्फ अपनी इच्छा से दिया गया है। ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब है स्वेच्छाचारी। इट इज़ सिम्बोलिक एंड डायनामिक। अगर बात की जाए अल्फ़ाबेट्स की, ABC, तो ये सारे क्या हैं, सिंबल ही हैं एक तरीके से। और बात की जाए अगर डायनामिक की, डायनामिक मतलब परिवर्तनशील। तो जो लैंग्वेज होती है वो परिवर्तनशील होती है। जैसे पहले हम किसी शब्द को कुछ बोलते थे, जैसे हम पहले किसी शब्द को पिक्चर बोलते थे, आज हम उसे मूवी बोलते हैं। जैसे पहले यूज़ किया जाता था टॉयलेट, धीरे धीरे उसे वॉशरूम कहने लगे, फिर उसको लू भी बोलने लगे। तो यही हो गई डायनामिक। लैंग्वेज क्या होती है, डायनामिक होती है, परिवर्तन होती रहते हैं चीज़ें। जैसे हमारी डिक्शनरी में कई सारे नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, है ना, जो धीरे धीरे बोलने में आने लगते हैं। अगर बात की जाए लैंग्वेज एक्विजिशन की, इट इज़ अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस एट एनी पीरियड ऑफ वंस लाइफ। इन द सेंस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू अनकॉन्शियस लर्निंग ऑफ वंस नेटिव लैंग्वेज। सो गाइस, ध्यान से समझिएगा, जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है यह वो प्रोसेस होता है जो हर एक की लाइफ में होता है। जब हम किसी चीज़ को अपने एनवायरनमेंट से ले लेते हैं तो वो हो गया लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट में दिया है, व्हेन द लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस देन इट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हमें नेचुरली ही लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाती है, एक्वायर हो जाती है। और जो लैंग्वेज एक्विजिशन होती है ये अनकॉन्शियस माइंड में होती है। नेक्स्ट लाइन है, लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से ही वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है।
लर्नर्स हैव इन्नेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज। तो जो लर्नर्स होते हैं उनके अंदर इन्नेट कैपेसिटी होती है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें। तो जो ये इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज, जो नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज होती है जिसे वो क्या करता है बच्चा, एक्वायर करता है, वो उसके अंदर इन्नेट कैपेसिटी होती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग अ स्पेसिफिक वेरिएंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। वेरिएंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ये किसकी बात हो रही है, लैंग्वेज एक्विजिशन की। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकेंड लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है और ये गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। द वे यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इज कॉल्ड। वह कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर स्किल और प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हमने पढ़ा था कौन सी चीज़ है जिसमें स्किल एंड प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो था एक्विजिशन। तो इसका आंसर ये तो नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर होगा लर्निंग। लर्निंग के अंदर हमें स्किल एंड प्रैक्टिस दोनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड एज। तो फर्स्ट दिया है लर्निंग, सेकंड है फर्स्ट लर्निंग, और थर्ड दिया है एक्विजिशन एंड फोर्थ है एरुडिशन। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए वेट लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली, कौन सी चीज़ हम नेचुरली ग्रहण कर लेते हैं, तो अभी हमने किया था नेचुरली हम क्या करते हैं, एक्विजिशन ग्रहण करते हैं। ठीक है, लर्निंग के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फर्स्ट लर्निंग ये तो गलत ही हो गया और एरुडिशन भी गलत हो गया, तो इसका सही आंसर है एक्विजिशन। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन के टर्म में कौन सी चीज़ गलत है। ठीक है, फर्स्ट दिया है एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, हमें नहीं बताना है, तो एक्विजिशन नेचुरल प्रोसेस होता है, ये बात तो सही है। सेकंड दिया है लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह बात भी सही है। थर्ड दिया है लर्निंग रिजल्ट इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी। अगर बात की जा रही है लर्निंग की, तो लर्निंग जो है सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी देता है। बिल्कुल, अगर हम किसी चीज़ को सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और उसको सीख रहे हैं तो उसमें प्रोफिशिएंसी आ जाएगी। फोर्थ दिया है एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटी, तो इसका यही आंसर जो है वो गलत है। इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जो एक्विजिशन है हेल्प्स करता है कॉग्निटिव एबिलिटी में, नहीं, जबकि एक्विजिशन क्या होता है, हम वातावरण से कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारे एनवायरनमेंट में लैंग्वेज चल रही होगी वो हम ग्रहण कर लेंगे। नेक्स्ट है, सबसे पहले जान लेते हैं लैंग्वेजेस स्किल्स क्या होती है। लैंग्वेज स्किल्स होती हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो अगर बात की जाए होती हैं वो इस क्रम में चलती हैं। सबसे पहले आता है लिसनिंग, देन आता है स्पीकिंग, फिर आता है रीडिंग और फिर आता है हमारा राइटिंग। अगर इसका हम क्रम जाने तो वो होता है LSRW। जो हमें याद रखना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज स्किल होती है वो LSRW के क्रम में चलती है। L फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अ चाइल्ड हैज़ टू यूज़ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप ऑफ लर्निंग। मेंटल प्रोसेस क्या होता है? हायर ऑर्डर थिंकिंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें बच्चा जो है कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ लेता है। ठीक है, और क्या बच्चा कर लेता है, बच्चा कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स कर लेता है। ये स्किल्स भी आ जाती है बच्चे के अंदर कि वो क्या कर ले, कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स भी ले लेता है। नेक्स्ट, जो बच्चा होता है बच्चा क्रिटिकल थिंग्स भी कर लेता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी बच्चे के अंदर आ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी क्या होती है, जो रीजनिंग होती है उसके अंदर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें होती हैं। और क्या होती है, नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, क्रिटिकल, इसका सही आंसर होगा हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। जो हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस होता है उसके अंदर थी 4 चीज़ें थी और चारों चीज़ें को आपको याद रखना है। पहला क्या था, कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट था, दूसरा भी सी था, मतलब कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स ले सकता है। नेक्स्ट सी का मतलब है क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है, और नेक्स्ट कर सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसको याद कर सकते हैं हम CCC से। तो क्रिटिकल
हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस के अंदर बच्चा ये चारों चीज़ें कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर। तो जो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं? इसमें है लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग। सेकेंड ऑप्शन है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन और रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो अभी हमने पढ़ा था LSRW वाली चीज़। LSRW आप गौर करिए किस चीज़ में है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसमें दिया है लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, ये बात भी गलत हो गई। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये बात भी गलत है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक होगा। जो 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं वो हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉम चॉम्स्की थे कौन। नॉम चॉम्स्की एक संज्ञानवादी थे। तो ये यहाँ से आपके 4 या 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है नॉम चॉम्स्की एक संज्ञानवादी थे। तो आप याद रखेंगे कॉग्निटिविस्ट थे नॉम चॉम्स्की। नेक्स्ट बात की जाए, इन्होंने किस चीज़ की बात की थी? LAD की। तो इसको याद रखिएगा, इन्होंने बात की थी LAD की, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की। तो इन्होंने क्या कहा था? ऑल लैंग्वेज हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन, ठीक है। और इन्होंने किस चीज़ की बात की थी? LAD की। कई बार क्वेश्चन में आ सकता है नॉम चॉम्स्की ने किस डिवाइस के बारे में बात की थी? उन्होंने बात की थी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की। अगर बात की जाए, सेकंड दिया है यूनिवर्सल ग्रामर। इन्होंने बात की थी यूनिवर्सल ग्रामर की। और इन्होंने कहा था कि बच्चे के पास जो ब्रेन होता है उसमें जो LAD होती है, उसमें बच्चे का ब्रेन है, जैसे ये बच्चे के ब्रेन के अंदर ये LAD डिवाइस होती है, जिससे बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। बच्चे के अंदर जब बच्चा जैसे वातावरण में गया तो उसने लैंग्वेज को एक्वायर किया, वो अपनी LAD वाली डिवाइस से कर लेता है, ठीक है, जो बाहर नहीं दिखती है, ऑब्वियसली वो बच्चे के ब्रेन के अंदर है। यह बात नॉम चॉम्स्की ने की थी। और जो लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी होती है वो इन्नेट एबिलिटी होती है। तो आप ये याद रखिएगा, नॉम चॉम्स्की एक कॉग्निटिविस्ट थे और इन्होंने कहा था जो बच्चे का जो लैंग्वेज सीखता है वो एक इन्नेट एबिलिटी होती है। नेक्स्ट थिंग, एक बात इन्होंने की थी, जो LAD होती है उसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। और इन्होंने बात की थी यूनिवर्सल ग्रामर की। तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रही हो। नेक्स्ट है, अगर इसके क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे होंगे? एज पर नॉम चॉम्स्कीज थ्योरी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD इज 2। तो फर्स्ट था लर्न लैंग्वेज फ्रॉम स्कूल। तो गाइज अब याद रखिएगा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही मैंने रखे हैं, तो आप इसका आंसर ध्यान से देने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट है लर्नर लैंग्वेज फ्रॉम स्कूल्स, बच्चा स्कूल से लैंग्वेज सीखता है। इमिटेट द लैंग्वेज फ्रॉम एडल्ट्स, जनरेट ग्रामर रूल। फोर्थ है मेमोराइज ग्रामर रूल। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से देखें तो इसने कहा है लर्न लैंग्वेज फ्रॉम स्कूल्स, वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। सेकेंड है इमिटेट द लैंग्वेज फ्रॉम एडल्ट्स, सिर्फ एडल्ट्स को नकल करके सीखता है, नहीं, वो देख कर भी सीखता है और वो बाकी एनवायरनमेंट से भी सीखता है। जेनरेट ग्रामर रूल, बिल्कुल LAD में क्या बात की थी कि बच्चे के पास एक डिवाइस है जिससे वो ग्रामर के रूल्स को भी जेनरेट करता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जनरेट ग्रामर रूल। एज पर नॉम चॉम्स्कीज थ्योरी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज टू जनरेट ग्रामर रूल। मेमोराइज मतलब याद करता है, नहीं, बच्चे के अंदर तो डिवाइस है, ठीक है, ये बात नॉम चॉम्स्की ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेकेंड लैंग्वेज रेफर्स टू। तो सेकेंड लैंग्वेज है वो किस चीज़ को रेफर करती है? फर्स्ट है वंस नेटिव लैंग्वेज, सेकेंड है रीजनल लैंग्वेज, थर्ड है अदर देन द नेटिव एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो अगर बात की जाए सेकेंड लैंग्वेज की, सेकेंड लैंग्वेज है मतलब तो वो नेटिव लैंग्वेज तो नहीं होगी, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। रीजनल लैंग्वेज भी नहीं होगी, सिर्फ रीजन में बोली जाए, नहीं, सेकेंड लैंग्वेज वो होगी जिसे हर व्यक्ति समझ पाए। तो अदर देन द नेटिव इसका सही आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज 2। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट, सबकॉन्शियस प्रोसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। तो अभी मैंने बताया था जो एक्वायर्ड
सिस्टम होता है, ठीक है, जो एक्वायर्ड सिस्टम होता है वो क्या होता है, या फिर एक्विजिशन की बात हो रही है, ये क्या करता है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, ठीक है। तो जो एक्वायर्ड सिस्टम होता है इसके अंदर स्किल्स डेवलप होती है नहीं, जबकि ये किस में होता है, हमारे सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड से ही हम लोग एक्वायर कर लेते हैं लैंग्वेज को। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इनपुट आउटपुट भी नहीं होगा, स्किल्स को डेवलपमेंट भी नहीं करते हैं और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग भी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम। कौन सी चीज़ लर्निंग आउटकम को अफेक्ट नहीं करती है। फर्स्ट है लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, टीचर्स पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड, पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस। तो अगर पहला ऑप्शन दिया जाए मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल बच्चे का मोटिवेशन और इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो बच्चे की लर्निंग इफेक्ट होगी, ये बात तो सही कही है। हमें नॉट की बात बतानी है, ठीक है, कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, मोटिवेशन और इंटरेस्ट तो करेगा। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, वह भी करेगा। अगर बहुत बड़ी क्लास है, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो भी बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है टीचर्स पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड, बिल्कुल ये भी जो है बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करेगा। टीचर का व्यवहार जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस, ये जो है बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है बच्चे को अगर लर्निंग करनी है तो वो बहुत अमीर घर का होगा तभी वो करेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इंग्लिश इन इंडिया डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो जो इसमें जो है ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। अगर हमसे एनसीएफ की बात की जाएगी, इसको समझने के लिए हम समझते हैं फर्स्ट इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज भी होती है, सेकंड भी होती है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है। तो आप यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पे ग्लोबल भी दिया है, एसोसिएट भी दिया है, तो 2 आंसर हो गए। तो हम क्या आंसर कब देंगे, तो इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज भी होती है, ठीक है, और सेकेंड लैंग्वेज भी होती है। अब हम समझ लेते हैं ग्लोबल लैंग्वेज का आंसर हम कब देंगे। जैसे सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी नेटिव लैंग्वेज हो गई, ठीक है। जैसे हमारी हिंदी है, कोई साउथ में रहता है तो शायद उसकी साउथ में वाली लैंग्वेज होगी, ठीक है। और कन्नड़ा लैंग्वेज होगी, ठीक है, बंगाल वालों की बंगाली लैंग्वेज होगी। तो फर्स्ट लैंग्वेज तो उनकी वो हो गई, सेकंड लैंग्वेज हो गई इंग्लिश। नेक्स्ट है ग्लोबल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो ग्लोबल लैंग्वेज होती है, जैसे जापान में बोली जाने वाली लैंग्वेज है जापानीज़, चाइना में बोलने वाली लैंग्वेज है चाइनीज़, ठीक है। लेकिन अगर ग्लोबल स्तर पर जापान वाले, चाइना वाले या फिर इंडिया वाले आएंगे तो ग्लोबल स्तर पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो कौन सी होती है, इंग्लिश। तो ग्लोबली लैंग्वेज होती है हमारी इंग्लिश। ये बात भी आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमें कब आंसर ग्लोबल देना है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा सिर्फ मल्टीलिंगुअल कंट्री तो हम देंगे आंसर ग्लोबल, ठीक है। अगर हमसे फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी या फिर बाकी लैंग्वेज दी है तो तब यूज़ करेंगे हम सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश का। लेकिन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का हम कब आंसर देंगे, जब हमसे पूछा जाएगा एनसीएफ के बारे में, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में, ठीक है। जो हमारे लॉ में है, तो लॉ में क्या दिया गया है, आर्टिकल हमारे 2 दिए गए हैं। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज को वैसे कब दिया गया था, हम लिखे 1963 में, जो ये नियम आया था 1963 में। तो 1963 में क्या कहा गया था, जो आर्टिकल था, एक आर्टिकल है आर्टिकल 343, ठीक है। अगर 343 में 1 की बात की जाए, 1 में इन्होंने कहा था हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और जो आर्टिकल 343(2) की बात कही गई थी, 2 में कहा गया था जो इंग्लिश होगी वो हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, वो हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इंग्लिश, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि किस आर्टिकल के अंदर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, वो आती है हमारी 343(2) के अंदर। और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कब आई थी, 1963 में अमेंडमेंट आया था तब आई थी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ कहा गया है, तो एनसीएफ पूछा गया है तो हम क्या आंसर देंगे, एन एसोसिएट लैंग्वेज। ये कब आई थी, 1963 में। कौन सा नियम था, 343(2) के अंदर,
ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो आई थी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।